गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग अपने कॉम्पिटिटिव बायोलॉजी की जो सीरीज हम लोगों की चल रही है, उस सीरीज़ में हम लोग पार्ट 6 पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, और हमने एक तरीके से ह्यूमन पोर्शन को छोड़कर अधिकतर चीज़ों के बारे में हमने जानकारी ले ली, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा। सेल बायोलॉजी हमने पूरी पढ़ी, जेनेटिक्स पूरा पढ़ा, बोटैनी पूरी पढ़ी, जूलॉजी पूरी पढ़ी, और उसके बाद हमने इकोलॉजी पढ़ा, और इकोलॉजी के साथ साथ हमने लास्ट लेक्चर में हार्ट, ब्लड, रेस्पिरेशन, इन सब चीज़ों के बारे में हमने देखा। ठीक है, तो धीरे धीरे आपका पोर्शन अब कंप्लीट होते जा रहा है, और अब आपको ह्यूमन के लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। और ह्यूमन के लाइफ प्रोसेस का मतलब ये हुआ कि आपको ह्यूमन को जीने के लिए जो भी चीज़ वो करता है, चाहे वो डाइजेशन करे, चाहे वो न्यूट्रिशन करे, चाहे वो सर्कुलेशन करे या ट्रांसपोर्टेशन करे, चाहे वो एक्सक्रीशन करे, चाहे वो रिप्रोडक्शन करे, ये सब कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें अध्ययन करना है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में आप लोग डाइजेशन, टिश्यूज़, और एक्सक्रीटरी सिस्टम, और थोड़ा बहुत हल्का सा आप लोगों को मैं जॉइंट्स एंड बोन्स के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग इतने पॉइंट को अपने कवर करेंगे। तो लेक्चर की तरफ बढ़ने से पहले मैं कुछ डायग्राम की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूँ, और हम लोग एक एक डायग्राम को बड़े ध्यान से देखेंगे और समझेंगे कि ये सब नाम कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो चेस्ट का रीजन है उसे थॉरिक रीजन कहते हैं, और उसके अंदर हमारी टोटल बोन्स कितनी है, 25। उसके बाद जो हमारा शोल्डर, हमारा जो कंधा है, कंधा हो गया ऊपर वाला भाग, तो वहाँ पे हम लोगों के टोटल पोर्शन कितने हैं, 64। उसके बाद जो हम लोगों का स्पाइनल कॉलम है, उसके अंदर टोटल बोन्स कितनी है, 33। और जब हम अपने नीचे लोअर लिम्ब पे आएंगे पेल्विक गर्डल से, तो पेल्विक गर्डल नीचे वाला भाग है, ये वाले भाग से हमारा शुरू हो जाता है। लोअर लिम्स में आपके बोन्स कितनी है, 62, और स्कल के अंदर आपकी टोटल बोन्स कितनी है, 22। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, सबका आपसे बोन्स पूछता है, और इन टोटल बोन्स आपके पास कितनी हो गई, 206 बोन। तो थोरिक रीजन चेस्ट के पास हमारी बोन कितनी है, 25। उसके बाद हमारा पेल्विक गर्डल या लोअर लिम्ब में 62, अपर लिम्ब में 64, स्केल में 22, और वर्टिब्रल कॉलम जो हमारा स्पाइनल है उसके अंदर 33, और कुल मिला के टोटल हो गई 206 बोन। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए, आगे आपके सामने ये जो डायग्राम है, इसके अंदर इन्होंने देखिए क्या बताया है। इसके अंदर ये बता रहे हैं कि सर का जो ये भाग है इसे क्रेनियम कहते हैं, हमारे मुंह के नीचे जो भाग है उसे मैंडिबल कहते हैं, चेस्ट के पास जो आपकी बोन है उसे स्टर्नम कहते हैं, और आपके लंग्स में जो ये निकली हुई हैं इन्हें रिब्स कहते हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत। उसके बाद जब हम शोल्डर कॉलम पे आएंगे तो आपको क्लेविकल मिलेगा। ठीक है, उसी के पास शोल्डर के पास ही आपको स्कैपुला मिलेगा। तो क्लेविकल और स्कैपुला आपके शोल्डर से रिलेटेड है, स्टर्नम और रिब्स आपके चेस्ट से रिलेटेड है, क्रेनियम आपके स्कल से रिलेटेड है, और मैंडिबल आपके मुंह के पास, माउथ के पास है। ठीक है, उसके बाद जब हम हाथ के इस वाले भाग पे आएंगे तो इसे हम कहते हैं ह्यूमरस, और फिर थोड़ा और नीचे आएंगे तो हाथ के नीचे वाले भाग, इस जॉइंट के बाद नीचे वाले भाग में आपको रेडियस और उल्ना मिलेगा।
ठीक है। तो ये सब कुछ बोन्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि रेडियस, उल्ना, ह्यूमरस, क्लेविकल और स्कैपुला, ये सारी चीज़ें आपको हाथ में मिलती हैं। ठीक है। उसके बाद जब हम पेल्विक गर्डल पे आएंगे तो यहाँ पे आपको इलियम मिलेगा, सैक्रम मिलेगा और प्यूबिस मिलेगा। ये तीनों आपके पेल्विक गर्डल से संबंधित हैं। ठीक है। और हाथ के जो हमारी उंगलियां हैं वहाँ पे आपको मेटाकार्पल्स और फेलेंजेस मिलेगा। ये कुछ नाम हैं जो आपको अपने दिमाग में रखने हैं। अब हम जब पैर के हिस्से में आएंगे तो नीचे वाला भाग जो हमारा पेल्विक गर्डल है उसके सबसे नीचे वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, इस्कियम या स्कलम, याद रखिएगा। और उसके बाद जब ये वाले भाग पे आएंगे तो इसे फेमूर कहेंगे। उसके बाद जो जॉइंट है वहाँ पे पैटला और फिर टिबिया और फूबला। टिबिया और फ्यूबला आपके पैर से संबंधित है, रेडियस और उल्ना आपके हाथ से संबंधित है। और लास्ट में जब हम पैर की उंगलियों पे आएंगे तो आपको टार्सल, मेटाटार्सल और फेलेंजेस मिलेगा। ये कुछ आपको बोन्स है जो आपको हमेशा अपने दिमाग में रखनी है। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए। आगे इन्होंने फिर वही बताया है, इसको भी बड़े ध्यान से देख लीजिए। सर के पास आपको स्कल मिलेगी, फिर उसके बाद फेशियल बोन मिली, टीथ मिला, आपको मालूम ही है। जॉ बोन क्या होती है आपको मालूम है। कॉलर बोन आपकी क्या होती है आपको मालूम है। शोल्डर, शोल्डर की ब्लेड हो गई, शोल्डर ब्लेड। अपर आर्म, फोर आर्म। उसी तरीके से यहाँ पे आएंगे तो ये हो गई ब्रेस्ट बोन यहाँ पे। उसके बाद रिब केज आपको मालूम ही है। बैक बोन जो हमारी रीढ़ की हड्डी है। हिप बोन आपके पेल्विक गर्डल के पास। रिस्ट, मेटाकार्पल्स और फिंगर बोन्स आपको पता है। थाई बोन, फेमूर। उसके बाद नी कैप हो गया। उसके बाद सिन बोन, काफ बोन और एंकल बोन आपके पैर में मिलती हैं। और मेटाटार्सल और फुट बोन्स। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए। ये चीज़ें आप पढ़ ही लिए हैं, तभी भी आप देख लीजिए कि शोल्डर के पास आपको क्लेविकल और स्कैपुला मिला, सर में आपको क्रेनियम मिला, और उसके बाद आपको मुंह के पास या फेशियल बोन के नीचे आपको मैंडिबल और मैक्सिला, ये दो चीज़ मिली जो मुंह के पास है, आपको पता होना चाहिए। ह्यूमरस आपको पता ही चल गया है। रिब्स, रेडियस, कार्पल्स, उल्ना आपको पता ही चल गया। वर्टिब्रल कॉलम आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, आपको पता है। इलियम और पेल्विस आपके यहाँ पे होता है हिप में, हिप बोन में, आपको पता है। सैक्रम नीचे वाला भाग आपको पता है। फेमूर आपको पता है। फीबिया, टिबुला आपको पता है। टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फेलेंजेस आपको पता है। ठीक है। बाकी ये दो नाम आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए। आगे इन्होंने बताया कि जो आपकी वर्टिब्रल कॉलम है जिसमें 33 बोन आपने पढ़ी थी, तो उसमें जो हमारे सबसे ऊपर वाला भाग है, जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम का सबसे ऊपर वाला भाग है, वो आपका सर्वाइकल। और सर्वाइकल आपको मालूम है कहाँ पे होगा? हमारे सर या स्कल से जो बोन निकलती है। तो स्कल से जो बोन निकल रही है वहाँ पे जो आपकी नर्व है वो वाला भाग क्या हो गया? सर्वाइकल। उसके बाद आपके चेस्ट वाले भाग में क्या हो गया? थॉरिक। चेस्ट के नीचे जब आप आएंगे तो आपको क्या मिलेगा? लुम्बर। और लुम्बर के नीचे आप जब आएंगे तो आपको कॉकीझील। ये कुछ वर्टिब्रा हैं जिनके अंदर आपके टोटल वर्टिब्रल कॉलम डिवाइड होते हैं। और कैसे डिवाइड होते हैं आप ज़रा इसको भी देख लीजिए। देखिए सर्वाइकल वाला जो भाग है वो आपके सर के पास कनेक्ट है। ठीक है। थॉरिक वाला भाग है वो आपके चेस्ट के पास कनेक्टेड है। लुम्बर उससे थोड़ा सा नीचे। उसके बाद सैक्रम आपको मालूम ही है, आपके हिप्स के पास आ जाता है। और हिप्स के नीचे आपका क्या जाता है? सैक्रल कर्व। ठीक है। और सबसे लास्ट में आपको कॉकीझील वर्टिब्रा मिलता है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? सैक्रम आपने, अगर आपको ध्यान हो तो आपने सैक्रम यहाँ पे पढ़ा था, और उसी सैक्रम से आपको यहाँ पे सैक्रम से सैक्रल कर्व मिला, और यहाँ पे कॉकीझील वर्टिब्रा। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए।
इस वाले पॉइंट को देखें तो सर्वाइकल में टोटल बोन कितनी है 7, थॉरिक में टोटल बोन कितनी है 12, लुम्बर में टोटल बोन कितनी है 5, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में आपका क्या होता है कॉक्सियल वर्टिब्रा या सैक्रल वर्टिब्रा, ठीक है। जो आपको पता चल गया तो आपको पता होना चाहिए कि थॉरिक में 12 है, लुम्बर में 5 और सर्वाइकल में 7। आगे आइए। आगे इन्होंने थोड़ा सा और बताया, आपको पता होना चाहिए कि जो वर्टिब्रल कॉलम शुरू होता है उसके सबसे ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं एटलस और एक्सिस। एटलस और एक्सिस जो है वर्टिब्रल कॉलम का सबसे ऊपर का कॉलम होता है। तो सर्वाइकल वर्टिब्रा में आपको 7 मिल गया, थॉरिक वर्टिब्रा में आपको 12 मिल गया, लुम्बर में आपको 5 मिल गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? उसके बाद नीचे जब आप सैक्रम पे आएंगे तो वहाँ पे भी आपको 5 बोन मिलती है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं। और ये सैक्रल कर्म के सबसे नीचे वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं कोकाएक्स। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? रीढ़ की हड्डी में कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए। इस डायग्राम में भी ये यही बता रहा है, सर्वाइकल, थॉरिक, लुम्बर और पेल्विक। बार बार ये नाम चेंज कर रहा है, कभी पेल्विक लिख दे रहा है, कभी सैक्रल लिख दे रहा है, कभी कोकाइस लिख दे रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए ये वाला भाग आपके हिप बोन से शुरू होता है, ठीक है, जो आपने पीछे अभी देखा, ठीक है। आगे आइए। अब आते हैं हम लोग जॉइंट पे। तो हमारे गले के पास जो गला हमारा मुड़ता है वहाँ पे जो जॉइंट है उसको कहते हैं हम पाइवॉट जॉइंट। हमारे शोल्डर या कॉलर के पास जो बोन होती है उसे हम कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हमारे हाथ में जो बोन होती है उसे हम कहते हैं हिंज जॉइंट। और जो हमारे नीचे वाले जहाँ पे हमारे आर्म्स है, आर्म्स में आपको हिंज जॉइंट मिलेगी, और जो आपको उंगलियाँ हैं वहाँ को आपको इलिप्सॉइड जॉइंट और सैडल जॉइंट मिलेगी। और पैर में आपको कौन सी जॉइंट मिलेगी? ग्लाइडिंग जॉइंट। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? पूछता है हिंज जॉइंट कहाँ लगती है, सैडल जॉइंट कहाँ लगती है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता चल गई, ठीक है। आगे आइए। फिर इसने वही चीज़ बताई है कि आपके गले के पास आपको स्वाइवल जॉइंट मिलेगी, जिसे आपने पीछे क्या पढ़ा था पाइवट जॉइंट, ठीक है। उसके बाद आपके हाथ के पास, ये जो हाथ है आपका अंगुलियाँ, वहाँ पे आपको इलिप्सॉइडल जॉइंट मिलेगी, यहाँ पे आपको सैडल जॉइंट मिलेगी, ठीक है। इन वाले भाग में आपको सैडल जॉइंट और इस वाले भाग में आपको इलिप्सॉइडल जॉइंट। उसके बाद यहाँ तक आने के बाद आपको यहाँ पे ये वाले भाग पे और ये वाले भाग पे आपको बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मिलती है, और नीचे पैर में आपको प्लेन जॉइंट और यहाँ पे आपको हिंज जॉइंट। ये यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए। 3 प्रकार से हम अपनी बोन को बांट सकते हैं। ऐसी बोन्स जो हिले ना, या जो मतलब एकदम इमूवेबल हो, उसे हम फाइब्रस बोन कहते हैं। जो बोन हमारी पूरी तरीके से ना हिले लेकिन थोड़ी बहुत हिले, उसे हम कहते हैं कार्टिजिनस। और जो अच्छी तरीके से मूव हो जाए उसे हम कहते हैं साइनोवियल। ये 3 प्रकार के आपके जॉइंट होते हैं। वो जॉइंट जो अच्छी तरीके से मूव हो जाए उसे साइनोवियल कहेंगे, जिसमें सेमी मूवेबल हो, जो पूरी तरीके से ना मूव करे, उसे कार्टिजिनस, और लास्ट में हो गया आपका फाइब्रस। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए। तो इन्होंने बताया है कि 206 बोन हैं ये जो 360 जॉइंट से कनेक्ट हैं। हमारी कुल मिला के 206 बोन 360 जॉइंट से कनेक्ट हैं, और ये जॉइंट 3 प्रकार के हो सकते हैं। तो फाइब्रस जॉइंट्स वो होते हैं जो हिलते नहीं हैं, तो ये आपको दांत के अंदर या ऐसी चीज़ें जो हिले ना वहाँ पे मिलती हैं। और कार्टिजिनस वाली थोड़ा मूवमेंट करती है तो ये चेस्ट में मिल जाएगी। और आपके बॉल एंड सॉकेट जॉइंट और ये सब जो है पूरी तरीके से मूव करते हैं, यहाँ पे आपको साइनोवियल जॉइंट मिल जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो ये 3 क्लास की जॉइंट होती है, फाइब्रस, कार्टिजिनस और साइनोवियल। आगे आइए। आगे इसने फिर से वही बताया है। अगर हम फाइब्रस जॉइंट की बात करें तो आपके सर के अंदर और यहाँ पे इस वाले भाग में, न कि कॉलर बोन में, इस वाले भाग में आपको फाइब्रस मिलेगा। उसके बाद देखिए ए वाला भाग स्कल हो गया और एच वाला भाग ये हो गया। ए और एच में आपको फाइब्रस जॉइंट मिला। उसके बाद
सी और ई, ये 3 जॉइंट पूरी तरीके से आधे मूव करते हैं, इन्हें हम कार्टिजिनस कहेंगे। और साइनोवियल में आपको हाथ वाला पूरा घुमा सकते हैं हम, ठीक है। डी पार्ट ये हो गया, जी पार्ट ये हो गया। आप देख रहे हैं कि आप अपनी उंगली हाथ वाले इस वाले भाग को पूरा घुमा सकते हैं, इसको भी आप पूरा घुमा सकते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं। और अपने एफ वाले भाग को, ये वाला भाग जो हमारा हिप के पास है, उसको भी हम पूरी तरीके से घुमा सकते हैं। तो इस तरीके के 3 जॉइंट जो आपके शरीर में मौजूद रहते हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी आपको यही चीज़ बताया है कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कैसे होता है, ये कैसे होता है। आपने ये सारी चीज़ें समझ ली हैं, तो इसमें आपको समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। आगे आइए। जैसे ही हम अपने शरीर के डाइजेशन में पहुंचेंगे, तो सबसे पहले आपको डाइजेशन में कौन कौन से नाम हैं वो आपको पता रहने चाहिए। पाचन तंत्र में तो माउथ आपको पता रहना चाहिए, फेरनेक्स और ओइसोफेगस आपकी फूड पाइप के पास मौजूद है, स्टमक आपको पता ही है, पैंक्रियाज आपको पता ही है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पैंक्रियाज कहाँ पे है, ये वाला भाग। पैंक्रियाटिक डक्ट आपको पता ही है, डक्ट मतलब खाली जगह जहाँ पे चीज़ें रहती हैं। लीवर आपको दिख ही रहा है, गाल ब्लैडर आपको दिख ही रहा है, कॉमन बाइल डक्ट मतलब बाइल जहाँ पे बनता हो। उसके बाद आ गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए, ड्यूडेनम, जेजनम और इलियम। तो ड्यूडेनम सबसे ऊपर का पार्ट है और इलियम सबसे नीचे का पार्ट है, किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का। और जब आप लार्ज इंटेस्टाइन में आएंगे तो यहाँ पे आपको कोलन याद रखना है, उसके बाद सैकम याद रखना है और रेक्टम याद रखना है। ये डिसेंडिंग और ट्रांसवर्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस ये पूछता है कि कोलन इज ए पार्ट ऑफ, तो कोलन, सैकम और रेक्टम ये लार्ज इंटेस्टाइन में मौजूद है। ड्यूडेनम, जेजनम और इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद है। और उसके बाद हमारे मुंह के तारू में पैलेट, यूवुला, टंग और टीथ मौजूद है। और जब हम सलाइवरी ग्लैंड, जहाँ से हमारा थूक बनता है या हम लोगों का लार बनता है, वहाँ पे आपको सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर और पैरोटिड, ये 3 नाम भी आपको याद रखने हैं। पैरोटिड ग्लैंड है, सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल भी ग्लैंड है, और ये तीनों ग्लैंड आपके कहाँ पे मौजूद हैं? सलाइवरी ग्लैंड में मौजूद हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए। इसके बाद फिर से वही डायग्राम है, आपको सलाइवरी ग्लैंड में देखिए पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल मिल रहा है। ओइसोफेगस क्या है आपको पता चल गया, स्टमक क्या है आपको पता चल गया, और स्टमक के नीचे ये जो भाग है पैंक्रियाज और पैंक्रियाटिक डक्ट, ये भी आपको पता चल गया। स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम, जेजनम और इलियम होता है, ये कहाँ है ये भी आपको पता चल गया। कोलन 3 प्रकार के हैं, ट्रांसवर्स, असेंडिंग और डिसेंडिंग, लेकिन कोलन ही आप याद रखिए कि लार्ज इंटेस्टाइन का भाग है ये। उसके बाद सैकम और रेक्टम, और लास्ट में ये वाला भाग हम लोगों के शरीर में वेस्टिजियल ऑर्गन के रूप में मौजूद होता है, जो किसी में होता है किसी में नहीं होता, इसे हम अपेंडिक्स कहते हैं। और जहाँ से हम लोगों का पूरा सामान बाहर निकलता है उसे हम एनस कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? फेरनेक्स आपको पता ही चल गया, ओरल कैविटी माउथ आपको पता ही चल गया, लीवर आपको दिख ही रहा है, गाल ब्लैडर आपको दिख ही रहा है, और बाइल डक्ट आपको पता चल गया। ये कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको पता रहनी चाहिए। आगे आइए। आगे फिर से इसने छोटे से डायग्राम में आपको बताया है, ओइसोफेगस, स्टमक, लीवर, गाल ब्लैडर, पैंक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स और रेक्टम, और ये सारी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी हो गई कि ये कहाँ कहाँ मौजूद है। आगे आइए। अब यहाँ पे फंक्शन के बारे में बताया गया है, तो आप बड़े ध्यान से चीज़ों को समझिएगा, और इस वाले डायग्राम में आपको अधिकतर चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसने लाल कलर को बोला है कि प्रोटीन के डाइजेशन के लिए होता है, ऑरेंज कलर कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए, ग्रीन कलर फैट डाइजेशन के लिए, और ब्लू कलर न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन के लिए होता है। तो अब हम हर एक पार्ट की चीज़ें देखेंगे और समझेंगे कि किस चीज़ का डाइजेशन कहाँ पे हो रहा है। तो सबसे पहले आप अगर माउथ पे आएंगे तो यहाँ पे लिखा है ब्रेक्स ऑफ द फूड पार्टिकल। हमारे माउथ में हमारे फूड पार्टिकल च्यू होके क्या होते हैं? टूटते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। माउथ से
माउथ के अंदर ही हमारी सलाइवरा ग्लैंड होती है, और सलाइवरा ग्लैंड क्या करता है, फूड को लुब्रिकेट करता है या उसे गीला करता है। हमारे फूड को गीला करने का काम किसका है, सलाइवरी ग्लैंड का। और आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए कि सलाइवरी ग्लैंड में एमाइलेज नाम का एक एंजाइम होता है। इसका काम क्या है, इसका काम है डाइजेशन ऑफ स्टार्च। और यहाँ पे आपको ग्रीन कलर में क्या दिखा है, ऑरेंज कलर में, कि स्टार्च का जो डाइजेशन हो रहा है वो है कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन। तो इसके मतलब हमारे मुंह में हमारे स्टार्च का डाइजेशन शुरू हो जाता है, और स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट। यहाँ तक समझ में आ गया। आगे आइए, आगे आप जैसे ही पहुँचेंगे तो आपको ओइसोफेगस मिलेगा, वो फूड पाइप है। और फेरनेक्स क्या होता है, ये हमारे खाने को स्वैलो करता है, अंदर की तरफ निगलता है। अंदर की तरफ निगला फेरनेक्स में, और फिर फूड पाइप से ये नीचे पहुँच गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए, आगे आते हैं हम लोग स्टमक पे। तो स्टमक में आपका जो फूड जो आपने चू किया था वो यहाँ पे क्या होगा, स्टोर होगा। ठीक है, स्टोर होने के बाद इसके अंदर पेप्सिन अपना काम कर देगा, और पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन शुरू कर देगा। तो हमारा प्रोटीन लाल कलर का है, तो इसका मतलब प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ पे शुरू हुआ, हमारे स्टमक में। यहाँ तक समझ में आया। दूसरी चीज़, हमारे पेट के अंदर एक एसिड पाई जाती है जिसे HCl कहते हैं, और HCl को हम लोग गैस्ट्रिक जूस के नाम से भी जानते हैं। तो ये HCl क्या करता है, ये हमारे पेट में कई एंजाइमों को एक्टिवेट कर देता है, जो हमारे फूड को ब्रेक करता है और जर्म्स मारने के काम में आता है। यहाँ तक आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, हमारे पेट की जो वॉल है, हमारी जो पेट की वॉल है, उसको भी एक चीज़ से प्रोटेक्शन मिलती है, और उस प्रोटेक्शन का नाम क्या है, म्यूकस। म्यूकस प्रोटेक्ट्स द स्टमक वॉल। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे फूड का एब्जॉर्प्शन, हमारे फूड के अंदर जो भी मिनरल है उसका एब्जॉर्प्शन हमारे पेट में होता है। यहाँ तक दिक्कत कोई आपको। तो आपने सलाइवरा, एसोफेगस, स्टमक, फेरनेक्स और माउथ, जिसमें सलाइवरा में आपको एमाइलेज मिला जो स्टार्च का डाइजेशन करता है, और स्टमक में आपको पेप्सिन और HCl मिला जो आपके प्रोटीन और कई ढेर सारे एंजाइम को एक्टिवेट करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए, आगे आता है आपके पास लीवर। तो लीवर में सबसे पहले आप क्या समझना है वो देखिए। ब्रेक्स डाउन एंड बिल्ड्स अप मैनी बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। हमारे खाने को ब्रेक डाउन भी यही करता है, जैसे स्टमक करता है वैसे लीवर भी ब्रेक डाउन करता है, और ये बहुत ढेर सारे मॉलिक्यूल्स भी बनाता है, वो भी बायोलॉजिकल। अब क्या है इसका काम वो देखिए। स्टोर्स विटामिन एंड आयरन। हमारे शरीर में विटामिन और आयरन को स्टोर करने का भी काम किसका है, लीवर का। डिस्ट्रॉय ओल्ड ब्लड सेल। जितनी भी ब्लड सेल RBC हमारी वॉर्न आउट RBC है, जो RBC WBC खराब हो जाती है, इन ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय करने का काम भी किसका है, ब्लड सेल का। डिस्ट्रॉय पॉइजन। शरीर में हमारे जहर आ जाए तो उसको भी ख़त्म करने का काम किसका है, लीवर का। और सबसे बड़ी चीज़, लीवर जो है यही आपका बाइल जूस, पित्त रस या बाइल जूस जो है, बाइल जूस जो है वो जनरेट करता है या प्रोड्यूस करता है, तो वो बाइल जूस हो गया। और इसी लीवर के अंदर एक गाल ब्लैडर भी मौजूद होता है, जो इस बाइल जूस को क्या करता है, स्टोर करता है। तो प्रोड्यूस करता है लीवर, लेकिन स्टोर कौन करता है, गाल ब्लैडर। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत। तो लीवर के केस में आपको पता चल गया, विटामिन आयरन को स्टोर करता है, फूड को ब्रेक डाउन भी करता है, ओल्ड ब्लड सेल को डिस्ट्रॉय करता है, पॉइजन को डिस्ट्रॉय करता है, और बाइल जूस जनरेट करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए, आगे आता है हमारे पास पैंक्रियाज। पैंक्रियाज आपको यहाँ पे दिख रहा है कि स्टमक के नीचे जाने के बाद ये वाला भाग जो है वो आपका पैंक्रियाज है, ठीक है। और पैंक्रियाज देखिए क्या करता है, रेगुलेट द ब्लड ग्लूकोज लेवल। हमारे शरीर में शुगर की मात्रा को कम ज़्यादा करने का काम, ग्लूकोज लेवल को बराबर करने का काम किसका है, पैंक्रियाज का। दूसरा, बाइकार्बोनेट्स न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड। एक ये भी है कि स्टमक के अंदर आपका HCl पाया जाता था जो एसिड है,
तो हमारे एसिड जो है वो हर चीज़ को गलाने का काम कर रहा है या डाइजेशन करने का काम कर रहा है। तो आपके जब पैंक्रियाज में आप पहुँचोगे तो यहाँ पे आपको बेसिक नेचर मिलेगा, और बेसिक नेचर हमेशा एसिडिक नेचर का उल्टा होता है। तो अगर बेसिक नेचर मिल रहा है तो एसिड और बेस से कौन सी रिएक्शन बनती है, कोई मुझे बता सकता है? हाँ, हमें मालूम है एसिड और बेस से हमारी रिएक्शन का नाम जो होता है उसे हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसका मतलब हमारे एसिड को न्यूट्रल या उसके प्रभाव को कम करने के लिए हमारे पैंक्रियाज के जो जूस है उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो इन्होंने इसीलिए लिखा है कि दे न्यूट्रलाइज द स्टमक एसिड। आगे देखिए, आगे आपको पता होना चाहिए कि हमारे पैंक्रियाज में दो प्रकार के एंजाइम हैं। एक है आपका ट्रिप्सिन, और एक है आपका काइमोट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन याद रखिए कि ट्रिप्सिन कहाँ का एंजाइम है, पैंक्रियाज का एंजाइम है। और ट्रिप्सिन के आगे इन्होंने क्या लगाया है, लाल कलर प्रोटीन। तो इसका मतलब ट्रिप्सिन का इस्तेमाल किस में होता है, प्रोटीन के डाइजेशन में होता है। ठीक है, आगे आइए। आगे आता है आपके पास कार्बोक्सी पेप्टाइड करके भी जो चीज़ है वो भी प्रोटीन से ही संबंधित है। तो कार्बोक्सी पेप्टाइड भी आपके प्रोटीन का डाइजेशन करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आते हैं हम लोग एमाइलेज पे। तो जैसे ये वाला एमाइलेज स्टार्च को डाइजेस्ट करता था, वैसे ही हमारे पैंक्रियाज में जो एमाइलेज है वो भी आपके स्टार्च और ग्लाइकोजन को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। तो यहाँ पे भी स्टार्च और ग्लाइकोजन का डाइजेशन देखने को मिलता है। उसके बाद हमारे पैंक्रियाज में एक एंजाइम और है जिसे हम क्या कहते हैं, लाइपेज। और लाइपेज का काम क्या है, ये लिपिड हमारे फैट्स होते हैं। तो फैट का डाइजेशन, देखिए हरा कलर फैट डाइजेशन है। तो फैट का डाइजेशन किससे होता है, लाइपेज से। प्रोटीन का आपको पता चल गया ट्रिप्सिन से, या फिर काइमोट्रिप्सिन से, या कार्बोक्सी पेप्टाइड से। और लास्ट में आपको लिखा है कि आपके पैंक्रियाज में ही आपको न्यूक्लियस भी मिलता है। और न्यूक्लियस में न्यूक्ली लगा हुआ है, इसका मतलब ये किसको डाइजेस्ट करेगा, न्यूक्लिक एसिड को। तो न्यूक्लिक एसिड को डाइजेशन के लिए कौन है, न्यूक्लिक। तो आपने देखा पैंक्रियाज में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। पहला तो स्टमक एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, हमारे ग्लूकोज लेवल को बराबर रखता है। ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन, कार्बोक्सी पेप्टाइड ये भी प्रोटीन का डाइजेशन, एमाइलेज स्टार्च और ग्लाइकोजन का डाइजेशन, और लाइपेज हमारे लिपिड या फैट का डाइजेशन, और लास्ट में न्यूक्लियस जो किसका डाइजेशन करता है, न्यूक्लिक एसिड का। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत किसी चीज़ में? कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए, आगे आते हैं हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन पे, जिसमें हमने ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम पढ़ा था। देखिए इसका काम क्या है, कंप्लीट्स डाइजेशन। यहाँ पे आपका डाइजेशन पूरी तरीके से ख़त्म होता है। ठीक है। दूसरा म्यूकस, इसमें भी स्मॉल इंटेस्टाइन को जो प्रोटेक्ट करता है वो कौन प्रोटेक्ट करता है, म्यूकस। हमारे शरीर के डाइजेशन में फूड के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट मौजूद है उसको पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है। कहाँ पे, तो टोटल एब्जॉर्प्शन आपका कहाँ पे होता है, या कंप्लीट डाइजेशन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। आगे देखिए, यहाँ पे भी आपको 3-4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। प्रोटीएज, तो इसका मतलब प्रोटीन से संबंधित है। सुक्रेज, शुगर से संबंधित है। एमाइलेज, स्टार्च और ग्लाइकोजन से संबंधित है। बाइल एड्स इन डाइजेशन, जो आपका बाइल जूस लीवर से निकला था वो यहाँ पे डाइजेशन को और ज़्यादा तेज कर देता है। तो हरा कलर किसके लिए है, फैट के लिए। तो बाइल जो है वो फैट के डाइजेशन में, और लाइपेज जो है वो भी फैट के डाइजेशन में, और न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन में आपको देखने को मिलता है। तो आपने देखा कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में भी एंजाइम्स मौजूद हैं, और वो एंजाइम्स कौन कौन से हैं, प्रोटीएज, सुक्रेज, एमाइलेज, लाइपेज और न्यूक्लियस। और ये कैसे कैसे डाइजेशन करते हैं, किसका डाइजेशन करते हैं, ये आपको पता चल गया। आगे आइए, अपेंडिक्स की बात करें, दे कंटेन सेल्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। हमारी इम्यून सिस्टम आप अभी WBC पढ़ के आए हैं, शरीर को बाहर के जर्म या डिफेंस देना, वो काम किसका है, अपेंडिक्स का। तो इसके अंदर इम्यून सिस्टम के सेल पाए जाते हैं, कहाँ पे, अपेंडिक्स में। आगे आइए लार्ज इंटेस्टाइन पे।
तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी वाटर और विटामिन और आयंस मौजूद हैं उनका फिर से रीएब्जॉर्ब करना, जो चीज़ बच गई है उसे फिर से रीएब्जॉर्ब कर लेना। तो रीएब्जॉर्बसन का काम कहाँ पे होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, जिसके अंदर वाटर, आयंस और विटामिन्स का रीएब्जॉर्बसन होता है। दूसरी चीज़, दे स्टोर्स वेस्ट, और जो शरीर से बाहर चीज़ें निकलनी हैं उनको स्टोर करने का भी काम किसका है, लार्ज इंटेस्टाइन का। और लास्ट में आता है आपका रेक्टम, तो रेक्टम से आपका वेस्ट बाहर निकलता है, और ये वेस्ट की जो ओपनिंग है जहाँ से ये निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं, एनस। ये है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो आपने अच्छी तरीके से समझ लिया। कोई दिक्कत आपको इसमें? कोई दिक्कत नहीं, आगे आइए। यहाँ पे भी वही चीज़ लिखी है तो हम इसे भी पढ़ लेते हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले लिखा है सलाइवरी ग्लैंड, दे मॉइस्चर्स एंड लुब्रिकेट द फूड एंड इट डाइजेस्ट द कार्बोहाइड्रेट बाय एमाइलेज। यहाँ पे आपके कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू हो जाता है और जो एंजाइम है उसका क्या नाम है, एमाइलेज। माउथ पे आइए। माउथ में आपके सलाइवरी एंजाइम, जो हमारे लार है, जो हमारा थूक है, जो हमारा सलाइवा है, उसके अंदर के एंजाइम जो हैं वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू कर देते हैं और फूड पार्टिकल का ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। फेरनेक्स क्या करता है, हमारे जो पार्टिकल हमारा ब्रेक डाउन हुआ है उसे फूड से स्टमक तक पहुँचाने का काम करता है। ठीक है, और ये इतना बड़ा होता है ताकि कोई चोकिंग ना हो सके, आराम से चीज़ें आ सके। और फूड से स्टमक जाने के लिए जो पाइप होती है उसे हम ओइसोफेगस कहते हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, लीवर पे आइए, ध्यान से समझिएगा। लार्जेस्ट ऑर्गन इनसाइड द बॉडी, हमारे शरीर का सबसे बड़ा भाग या लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, या लार्जेस्ट ग्लैंड बोल सकते हैं हम इसे, कौन सी है, लीवर। आगे देखिए, ये बाइल जूस बनाता है और बाइल जूस का मेन काम क्या है, ये फैट, हमने अभी देखा था जब हम पीछे देख रहे थे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने देखा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल एड्स इन डाइजेशन के बाद हरे कलर की बिंदु लगाई है और हरे कलर की बिंदु फैट डाइजेशन करती है। तो इसका मतलब यही हुआ कि आपका जो लीवर है उसके अंदर जो बाइल है ये आपका क्या करता है, फैट का ब्रेक डाउन करता है और वेस्ट को शरीर से बाहर निकालता है। ठीक है, एंड गेट रिड्स ऑफ वेस्टेज इन द बॉडी, हमारे शरीर से जो वेस्ट है उसे भी ये अलग करता है। चेंजेस फूड इनटू एनर्जी, शरीर के जो हमने खाना खाया है उसकी एनर्जी को ये चेंज करता है, मतलब फूड को एनर्जी में चेंज करता है। एंड क्लियर्स अल्कोहल, शरीर में आप देखते हैं कि लीवर ख़राब हो जाने के कारण ज़्यादा लोग शराब पीते हैं तो उससे लीवर ख़राब हो जाती है। इसका मतलब हमारे अल्कोहल की मात्रा, या जो अल्कोहल आ रहा है वैसी सब चीज़ों को भी सही करने का काम हमारे लीवर का है। आगे देखिए, ब्लड में अगर कोई पॉइज़न मौजूद है या अल्कोहल मौजूद है उसे भी साफ़ करने का काम किसका है, लीवर का है। आगे इसके अंदर विटामिन और आयरन आपके स्टोर होते हैं लीवर में, और ये सारी ओल्ड ब्लड सेल को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। ओल्ड ब्लड सेल मैंने आपको बता दी, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी जो पुरानी हो जाती है उन्हें ये ख़त्म करता है। गाल ब्लैडर पे आइए, तो जो बाइल जूस निकला था वो यहाँ पे स्टोर होता है। उसके बाद जितना भी ये जो बाइल जूस है इसे ये कहाँ पे निकालता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में निकालता है। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ये बाइल जूस निकलता है वो किस काम में आता है, फैट के डाइजेशन के काम में आता है। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो स्टोन करके बीमारी होती है कि स्टोन हो गया, स्टोन हो गया, ये जो स्टोन होता है वो भी आपके गाल ब्लैडर में ही होता है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए, आगे आता है आपके पास स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका क्या लिखा है, देखिए, ये प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन यहाँ पे होता है। इसके बाद इन्होंने लिखा है सरफेस इज कवर्ड इन विलाई। विलाई ऐसे करके प्रोजेक्शन भाग होते हैं, तो यहाँ पे विलाई करके एक सरफेस होती है, और ये विलाई, जब भी विलाई वर्ड आए तो विलाई वर्ड समझिएगा ऐसी चीज़ें एब्जॉर्प्शन के काम में आती हैं। तो इसका मतलब ग्रेट एब्जॉर्प्शन। ठीक है,
ग्रेटर एब्जॉर्प्शन, ज़्यादा चीज़ें सोख सकें, ज़्यादा एनर्जी ले सकें, इसीलिए आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई आपको देखने को मिलती है। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद यहाँ तक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। साइट ऑफ फ्रक्टोज माल एब्जॉर्प्शन, और फ्रक्टोज का एब्जॉर्प्शन कम होना या और सीलम डिजीज़ होना, सैलिक, ठीक है, सीलम डिजीज होना, ये भी आपके किस में देखने को मिलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये लास्ट वाली लाइन आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एब्जॉर्प्शन और कंप्लीट डाइजेशन आपका कहाँ देखने को मिलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। आगे आइए। जब आप स्टमक पे आएंगे तो गैस्ट्रिक जूस जनरेट करता है, HCl बनाता है और बहुत ढेर सारे एंजाइम को एक्टिवेट करता है। ठीक है, दे कंटिन्यूज टू ब्रेक डाउन फूड, और यहाँ पे फूड का ब्रेक डाउन और तेज़ी से होने लगता है और सारे जर्म्स जो हैं उनको भी मारने का काम करता है, क्योंकि इसके अंदर एसिड रहता है। ठीक है, एंड एंजाइम्स पेप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन, और यहाँ पे जो पेप्सिन करके एंजाइम है वो प्रोटीन के डाइजेशन के काम में आता है। ठीक है, आगे आइए। ठीक है, आपने यहाँ पे स्टमक में पेप्सिन देखा था और अभी आपने यहाँ पे भी देख लिया कि पेप्सिन। अब आइए पेंक्रियाज पे। पेंक्रियाज के अंदर ये बोल रहा है कि इस ग्लैंड में बहुत ढेर सारे एंजाइम और बाइकार्बोनेट, जो बाइकार्बोनेट है उसका काम क्या है, हमारे HCl को न्यूट्रलाइज करने का काम होता है। तो ये बाइकार्बोनेट आपके पेंक्रियाज में आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद पेंक्रियाज के अंदर बहुत ढेर सारे एंजाइम भी मिलते हैं और दे ऑल्सो मेक हार्मोन इंसुलिन। पेंक्रियाज के अंदर कौन सा हार्मोन बनता है, इंसुलिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत। और दूसरा, हमारे शरीर में ग्लूकोज लेवल या शुगर लेवल को भी रेगुलेट करने का काम किसका है, पेंक्रियाज का। और लास्ट में एक चीज़ जो और है उसको भी देख लीजिए आप। इन्होंने बोला है दे टर्न फूड इनटू एनर्जी। इसका भी काम क्या है कि हमारे खाने को ऊर्जा में परिवर्तित करना, जो हमारे शरीर में आ सके। ठीक है, आगे आइए लार्ज इंटेस्टाइन पे। तो लार्ज इंटेस्टाइन को हम लोग कोलन के नाम से भी जानते हैं, और कोलन क्या है, इसी का पार्ट है जो हमने पीछे पढ़ा था, कोलन के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे आपके वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, उनका एब्जॉर्प्शन होता है। तो हमने वहाँ पे क्या पढ़ा था, रीएब्जॉर्प्शन पढ़ा था हमने पीछे। तो रीएब्जॉर्प्शन किसका पढ़ा था हमने, वाटर का, आयन का और विटामिन्स का। तो रीएब्जॉर्प्शन के काम में आता है यहाँ पे वाटर और इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कौन हो गए, आयन, उनका रीएब्जॉर्प्शन होता है। इसके बाद इट ऑल्सो कंटेन्स बेनिफिशियल बैक्टीरिया विच हेल्प टू प्रोड्यूस सर्टेन प्रोटीन। हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरिया मौजूद रहते हैं जिनके मदद से शरीर में विटामिन की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, और इसके बाद आता है आपके पास फॉर्म्स एंड स्टोर फेसेस। फैकेस मतलब होता है वेस्ट प्रोडक्ट। तो वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करने का काम किसका है, लार्ज इंटेस्टाइन का। बाकी आप रेक्टम, एनस और अपेंडिक्स मैंने आपको बता ही दिया है, आप अच्छी तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम समझ गए। आगे आइए। अब हमें देखना है कि किस तरीके से एंजाइम्स काम करते हैं हमारे पूरी बॉडी में। तो आप ज़रा ध्यान से इसको समझिएगा। अगर कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए आपके पास सलाइवरी अमाइलेज, पैंक्रियाटिक अमाइलेज और माल्टेज मौजूद है। और सलाइवरी अमाइलेज आपके माउथ में मौजूद है, पैंक्रियाटिक आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में या पैंक्रियाज में, और माल्टेज भी आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। दूसरी चीज़, जो सलाइवरी अमाइलेज है वो किससे सिक्रीट होता है, सलाइवरी ग्लैंड से। पैंक्रियाटिक अमाइलेज किससे सिक्रीट होता है, पैंक्रियाज से। और माल्टेज किससे सिक्रीट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत। और ये तीनों आपके किसके डाइजेशन के काम में आते हैं, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के काम में आते हैं। आगे आइए। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन में पेप्सिन, ट्रिप्सिन और पेप्टाइडेज, ये तीन मिलते हैं, जिसमें पेप्सिन आपको स्टमक में मिलेगा, ट्रिप्सिन आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलेगा और पेप्टाइडेज आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में। आपको ये समझना है कि यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पैंक्रियाज को भी इंक्लूड किया गया है। पैंक्रियाज आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के ही पार्ट में इन्होंने इंक्लूड कर दिया है, इसीलिए इन्होंने देखिए पैंक्रियाटिक अमाइलेज में भी स्मॉल इंटेस्टाइन लिखा।
अब देखिए, पेप्सिन जो है उसे सिक्रीट कौन करता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। ट्रिप्सिन को कौन सिक्रीट करता है? पैंक्रियाज। और पेप्टाइडेज को कौन सिक्रीट करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और यहाँ पे भी आपने ये देखा, पैंक्रियाटिक एमाइलेज को पैंक्रियाज और माल्टेज को स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आपको इतना समझना है, माल्टेज और पेप्टाइडेज आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड है, जिसमें पेप्टाइडेज प्रोटीन के लिए है और माल्टेज कार्बोहाइड्रेट के लिए है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत किसी चीज़ में? कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए। अगर न्यूक्लिक एसिड की बात किया जाए तो न्यूक्लियेज और न्यूक्लियोसाइडेज ये दोनों मौजूद हैं। और ये दोनों कहाँ पे किससे सिक्रीट होते हैं? पैंक्रियाज से सिक्रीट होते हैं। और इनकी रिलीज़ का पॉइंट क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ये न्यूक्लियस किससे प्रोड्यूस हुआ? पैंक्रियाज से। और न्यूक्लियोसाइड भी किससे प्रोड्यूस हुआ? पैंक्रियाज से। और ये दोनों का काम कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। देखिए ऊपर लिखा है साइट ऑफ रिलीज, मतलब कहाँ पे काम होता है। और प्रोड्यूस्ड इन मतलब कहाँ पे ये बनता है। तो कहाँ पे बनता है वो आपको पता चल गया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये आपको पीएच लेवल इतना समझने की ज़रूरत नहीं है। तब भी आप देख लीजिए कि पैंक्रियाटिक एमाइलेज पैंक्रियाज में है। और पैंक्रियाज आपका क्या है? बेसिक। पैंक्रियाज आपका क्या है? बेसिक। पैंक्रियाज 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 आपका क्या है? बेसिक। गैस्ट्रिक जूस HCl जो आपका था वो आपका क्या है? एसिडिक। और आपके सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं उनका कोई पीएच नहीं होता, इसका मतलब वो न्यूट्रल रहते हैं। समझ गए आप यहाँ तक? कोई दिक्कत? आगे आइए। आगे इन्होंने वही न्यूट्रिएंट के बारे में बताया है कि अगर कार्बोहाइड्रेट का आपको डाइजेशन करना है तो आप एमाइलेज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट को ही स्टार्च भी कहते हैं, ये भी आपको पता चल गया। और एमाइलेज बनता कहाँ पे है? ये एंजाइम कहाँ पे बनता है? सलाइवरी ग्लैंड में भी बनता है, पैंक्रियाज में भी बनता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी बनता है। ठीक है, जिसमें सलाइवरी ग्लैंड जो है वो आपके माउथ में मौजूद है और पैंक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन किस में मौजूद है? स्मॉल इंटेस्टाइन। और इनकी रिएक्शन के बाद जब एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट पे काम करना शुरू करता है तो आपका कार्बोहाइड्रेट किस में चेंज हो जाता है? सिंपल शुगर में, यानी ग्लूकोज में। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए प्रोटीन पे। तो प्रोटीन के लिए एंजाइम कौन सा यूज होता है? प्रोटीएज। और ये आपको कहाँ मिलेगा? स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही इनका काम होता है। और प्रोटीन को किस में ब्रेक डाउन कर दिया जाता है? एमाइनो एसिड्स में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि प्रोटीन एंजाइम से किस में चेंज होता है? एमाइनो एसिड में। आगे आइए लिपिड्स। लिपिड्स के अंदर आपके फैट्स और ऑयल्स, शरीर के अंदर जो तेल और फैट है उसे लिपिड कहते हैं। और लिपिड के लिए कौन सा एंजाइम यूज होता है? लाइपेज। लाइपेज भी आपका कहाँ बनेगा? पैंक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन में। और प्रोटीएज आपका कहाँ बन रहा था? स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में। और इनका डाइजेशन, ये लाइपेज कहाँ पे इस्तेमाल होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन की जगह पे इसका डाइजेशन होता है। और आपका लिपिड किस में चेंज होता है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो ये प्रोडक्ट जो लिखा गया है ये इसीलिए लिखा गया है कि जो आपके बड़े बड़े फैट थे उन्हें ये तोड़कर किस में चेंज कर दिया? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। प्रोटीन को किस में चेंज कर दिया? एमाइनो एसिड में। और कार्बोहाइड्रेट को किस में चेंज कर दिया? ग्लूकोज में। यहाँ तक आपको किसी चीज़ की दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए। आगे ये भी वही डायग्राम है, तो इसमें जो मेन चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ। प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन हमें समझना है यहाँ पे। और एंजाइम कहाँ पे एक्ट कर रहा है और कौन सी चीज़ किस में बदल रही है और ये कहाँ पे इस एंजाइम का ओरिजिन हो रहा है। तो आप देख रहे हैं सलाइवरी एमाइलेज आपके माउथ में बना, स्टार्च को इसने किस में कन्वर्ट कर दिया? माल्टोज में। याद रखिएगा, डाइसैकराइड में आपके स्टार्च और ग्लाइकोजन को इसने कन्वर्ट कर दिया। और ये सलाइवरी एमाइलेज बनता किससे है? सलाइवरी ग्लैंड से। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। पैंक्रियाटिक एमाइलेज पे जब आप आएंगे तो ये एंजाइम आपका कहाँ पे बनता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। पैंक्रियाटिक एमाइलेज जो है वो कौन से एंजाइम से बनता है? पैंक्रियाज। पैंक्रियाज जो है वहीं से आपका पैंक्रियाटिक एमाइलेज निकलता है। और ये भी आपके स्टार्च को किस में चेंज कर देता है? माल्टोज में। और
ये एंजाइम कहाँ पे काम करता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में काम करता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए। आगे आता है आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट्स में आपको कौन कौन से मिलते हैं? सुक्रेज, माल्टेज और लैक्टेज। तो सुक्रेज, माल्टेज और लैक्टेज लिखने का मतलब क्या है? सबसे पहले तो ये समझिए कि ये तीनों आपके एंजाइम हैं। जहाँ पे भी ASE लिखा हुआ आए तो समझ लीजिए एंजाइम है। आगे आप पढ़ेंगे पेप्टाइडेज, जो आपने पढ़ा भी है, तो ये भी आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एक एंजाइम है। तो ए से आपका एंजाइम हो गया, और सुक्रेज लिखा है तो इसका मतलब सुक्रोज को किस में चेंज कर दिया? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। याद रखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सुक्रोज को किस में चेंज कर दिया? ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। माल्टोज को किस में चेंज कर दिया? ग्लूकोज में। किसने? माल्टेज ने। और लैक्टेज ने क्या किया? लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में चेंज कर दिया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सुक्रेज जो है वो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में चेंज करता है, माल्टेज जो है वो माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज करता है, और लैक्टेज जो है वो लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में चेंज करता है। ठीक है, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए। आगे आ रहा है आपके पास लाइपेज लिखा है। देखिए लाइपेज, अब पैंक्रियाटिक लाइपेज लिखा है तो इसका मतलब ये बन कहाँ पे रहा है? पैंक्रियाज में, लेकिन इस्तेमाल कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और इसका काम क्या है? लाइपेज है तो इसका मतलब लिपिड को ये किस में चेंज कर देगा? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। ठीक है, यहाँ तक आपको किसी चीज़ की दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए। आगे प्रोटीएज, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। आगे लिखा है आपके पास प्रोटीएज, और प्रोटीएज में इसका मतलब जो प्रोटीन की डाइजेशन से रिलेटेड हो। तो इसमें आपको कौन कौन मिले? पेप्सिन, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। और इन तीनों का काम क्या है? देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, पेप्सिन का काम है प्रोटीन को पेप्टाइड में चेंज करना। ठीक है, प्रोटीन को पेप्टाइड में चेंज करना। और ट्रिप्सिन का काम क्या है? ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, ये दोनों ट्रिप्सिन जो हैं ये पेप्टाइड को और ज़्यादा तोड़ते हैं छोटे पेप्टाइड में। तो सब प्रोटीन सबसे पहले टूटता पेप्टाइड में किससे है? पेप्सिन से। और जहाँ पे ये टूटता है वो जगह कौन सी है? स्टमक। लेकिन ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जो पेप्टाइड से स्मॉलर पेप्टाइड में चेंज होता है, उसकी जगह क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। समझ गए आप यहाँ तक? और पेप्सिन आपका स्टमक में होता है, और ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन आपका पैंक्रियाज में। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए। आगे लिखा है आपको पेप्टाइडेज, और पेप्टाइडेज लिखा है, इसका मतलब इसकी जगह क्या है? पैंक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन। ये काम कहाँ पे करता है? ये एंजाइम स्मॉल इंटेस्टाइन में। और इसका काम क्या है? ये भी आपके पेप्टाइड को छोटे पेप्टाइड में और एमाइनो एसिड में चेंज कर देता है। तो हमें मालूम है कि प्रोटीन का लास्ट प्रोडक्ट जो होता है जिसमें वो चेंज होता है वो एमाइनो एसिड होता है। ठीक है, कोई दिक्कत आपको यहाँ पे? कोई मुझे बता सकता है कि फ़ैट का क्या होता है? तो फ़ैट का हमने अभी पढ़ा था, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। और फैट को ही हम लोग लिपिड कहते हैं। लिपिड है तो इसका मतलब यहाँ पे लाइपेज इस्तेमाल होगा, और प्रोटीन है तो इसका मतलब इसमें क्या क्या इस्तेमाल होगा? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और पेप्टाइडेज। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे आइए। देखिए एस लिखा है और डेस लिखा है, तो जब डेसिस वर्ड आएगा, जब डेसिस वर्ड आएगा तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड है, और जब एसिस वर्ड आएगा तो वो पैंक्रियाज से रिलेटेड है। समझ गए? ये मेरा आपको बस ऐसे ही बताने के लिए है, क्योंकि यहाँ पे जब आप न्यूक्लियस देखें तो वो पैंक्रियाज है, और न्यूक्लियोडेज, न्यूक्लियोसाइड या न्यूक्लियोसाइडेज लिखे तो आपको वो स्मॉल इंटेस्टाइन मिला। और इसमें आपको क्या समझना है? इसमें बस आपको यही समझना है कि न्यूक्लियस जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन और न्यूक्लियोसाइड भी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही काम करता है। वेयर एंजाइम एक्ट, ये दोनों कहाँ पे काम करते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। और इनका काम क्या है? देखिए ये न्यूक्लिक एसिड जो है उसको ये किस में चेंज कर देता है? न्यूक्लियोटाइड में। और ये न्यूक्लियोटाइड को किस में चेंज कर देता है? बेस, शुगर और फास्फेट में। समझ गए? जब आपने डीएनए और आरएनए पढ़ा था
तो उसके अंदर आपको ये सब वर्ड देखने को मिले थे, न्यूक्लियोटाइड, बेस, शुगर, फॉस्फेट। तो हमारे ये न्यूक्लिक एसिड जो है उसे ये न्यूक्लियोटाइड में पहले चेंज करता है कौन, न्यूक्लियेज, और फिर न्यूक्लियोसाइडेज क्या करता है, वो न्यूक्लियोटाइड को बेस, शुगर और फॉस्फेट में चेंज कर देता है। मैं आपको बहुत ही ज़्यादा डीप में ले गया हूँ, लेकिन इतनी चीज़ें आपको अगर पता रहेंगी तो आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। समझ गए आप यहाँ तक? तो इस टेबल में आपको मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका भी मैं आपको PDF लिंक सेक्शन में प्रोवाइड करा दूँगा, लेकिन इन चीज़ों को आप अच्छे से समझ लीजिए। आगे आइए, आगे फिर इन्होंने यही बताया है तो हम इसे भी देख लेते हैं। माउथ में आपका सलाइवरी एमाइलेज होता है जो स्टार्च को किस में चेंज करता है, माल्टोज में। स्टमक में आपका पेप्सिन होता है, ये किस में चेंज करता है, प्रोटीन को पेप्टाइड में चेंज करता है। और पैंक्रियाज में आपको एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज मिलता है। तो लाइपेज आपके किसके लिए हुआ, लिपिड के लिए, ट्रिप्सिन आपके किसके लिए हुआ, प्रोटीन के लिए, और एमाइलेज आपका किसके लिए हुआ, स्टार्च के लिए। ऐसे ही जब आप स्मॉल इंटेस्टाइन पे आएंगे तो आपको कौन कौन सा मिलेगा, माल्टोज नहीं है, ये माल्टेज है, ठीक है, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज। तो माल्टोज का काम क्या हुआ, माल्टोज को ग्लूकोज में चेंज कर दिया। सुक्रेज का काम क्या हुआ, सुक्रोज को ग्लूकोज में चेंज कर दिया। और लैक्टेज का काम क्या हुआ, लैक्टोज को ग्लूकोज में चेंज कर दिया। और लास्ट में पेप्टाइडेज लिखा है, तो ये जो हमारा पेप्टाइड यहाँ पे बना था ट्रिप्सिन से, उसे ये किस में चेंज कर देगा, लास्ट में एमाइनो एसिड में। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? आगे ये पार्ट जो है ये आपका किडनी का पार्ट होता है, और किडनी ही आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन का सबसे मेन पार्ट है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपको किसके बारे में पढ़ना है, किडनी के बारे में। और किडनी में ये दो पार्ट आपके क्या हो गए, किडनी। ठीक है, ये लाल कलर और नीले कलर की जो पाइप है, ये लाल कलर और नीले कलर की जो पाइप है, इसे आपने क्या बोला, रीनल आर्टरी और रीनल वेल। जहाँ पे भी रीनल वर्ड लिखा रहे इसका मतलब ये समझ लीजिएगा कि ये चीज़ आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम से संबंधित है। तो रीनल आर्टरी और रीनल वेल मिल गया। दूसरा, किडनी के अंदर एक ग्लैंड पाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड आपके कहाँ पे मिलता है, किडनी में। आगे देखिए, इन्फीरियर वेना कावा। वेना कावा के बारे में आप हार्ट में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे आपको जो पार्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, इन्फीरियर वेना कावा। उसके बाद आपको क्या मिलता है, पेल्विस। जब किडनी के अंदर दिखा रहे हैं तो किडनी के अंदर 3 पार्ट होते हैं, पेल्विस, मेडुला और कॉर्टेक्स। ये तीनों नाम आपको समझने हैं, कभी भी पूछ सकता है मेडुला इज ए पार्ट ऑफ, तो आपको ये तीनों पता होना चाहिए किडनी के पार्ट है। उसके बाद जब आप नीचे की तरफ आ रहे हैं, जब नीचे की तरफ आएंगे तो ये जो पाइप है इसे हम कहते हैं यूरेटर। क्या कहते हैं, यूरेटर। ठीक है, और जहाँ पे हमारा पूरा का पूरा लिक्विड स्टोर होता है उसे हम कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर, यूरिन आप समझते ही होंगे, तो वहीं से आपको यूरिनरी ब्लैडर मिला है। और यूरिनरी ब्लैडर का सबसे लास्ट पार्ट क्या है, यूरिथ्रा। कोई दिक्कत आपको इस वाले डायग्राम में? कोई दिक्कत नहीं, आगे आइए। अब थोड़ा सा हम एक्सक्रीटरी सिस्टम को और अच्छे से देख लेते हैं। और यहाँ पे लिखा है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में एड्रीनल ग्लैंड, किडनी, मेडुला, कॉर्टेक्स सब मैंने आपको बता ही दिया। वीनल आर्टरी और पेल्विस, पेल्विस भी आपने पीछे पढ़ ही लिया था। ये सारी चीज़ें आप समझ गए। अब हम आगे आए तो आगे आपको यूरिटर भी पता है, यूरिनरी ब्लैडर भी पता है। जब किडनी को हमने खोला तो उसमें पेल्विस, मेडुला और कॉर्टेक्स हमें देखने को मिला। अब हमें ये देखना है कि ये जो 2 पाइप हमारी रीनल आर्टरी और रीनल वेन थी, ये जहाँ पे कनेक्ट हो रही हैं, ये जहाँ पे कनेक्ट हो रही हैं उस वाले पार्ट को हम कहते हैं नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन जो है यही आपका यूनिट है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। तो नेफ्रॉन वर्ड भी आपको याद रखना है, जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है, और ये इसकी फंक्शनल यूनिट है। मतलब पूरा काम जो है वो आपका किससे होता है, नेफ्रॉन से। ठीक है, आगे देखिए। आगे इन्होंने लिखा है
क्या लिखा है, रुकिए देखिए। हाँ, तो आगे इन्होंने लिखा है कि देखिए ये जो गोल सा भाग आपको दिख रहा है, ये जो गोल सा भाग आपको दिख रहा है इसे कहते हैं बोमेन कैप्सूल। और इसके अंदर आपको दो आर्टरियोल मिलती है, एक अफेरेंट आर्टरियोल और एक इफेरेंट आर्टरियोल। ठीक है, एक अफेरेंट आर्टरियोल और एक इफेरेंट आर्टरियोल। और इसी के अंदर आपको एक पार्ट और मिलता है ग्लोमेरुलस। ये नाम आपको बस याद रखना है, क्योंकि आप साइंस को पूरा समझना नहीं है, आपको बस नाम याद रखना है कि ग्लोमेरुलस अगर पार्ट पूछेगा कि किसका है तो वो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का है, और बोमेन कैप्सूल भी उसी का है। साथ में आपको एक नाम और याद रखना है, हेनली लूप। हेनली लूप जो है ये भी आपके ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम से ही रिलेटेड है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी चीज़ की आपको? कोई दिक्कत नहीं। तो ये नेफ्रॉन है, इसे भी आप एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए इसके अंदर आपको एफेरेंट और इफेरेंट आर्टरियोल दिख रही होगी, दो चीज़। उसके बाद अंदर जो घुला हुआ ये ग्लोमेरुलस हो गया, और जो इसको पैक करके रखा हुआ ये बोमेन कैप्सूल हो गया। और यहाँ से जो ये पाइप निकली है इसे हम कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल कहते हैं, कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। और जब ये नीचे आएगी तो ये पीली वाली प्रॉक्सिमल हो गई, और जो ये वाली है ये आपकी क्या हो गई, डिस्टल। समझ गए आप? और इन दोनों ट्यूब्यूल के बाद ये वाला भाग है, ये है आपका लूप ऑफ हेनली। ये आपका पूरा का पूरा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। और ये लूप ऑफ हेनली से पूरा का पूरा जो भी चीज़ है वो आता है, और वो कहाँ पे कलेक्ट होता है, कलेक्टिंग डक्ट में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको किसी चीज़ की? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आपने अभी तक डाइजेशन को अच्छी तरीके से आपने समझा, और जॉइंट्स एंड स्कल, इसके साथ साथ वर्टिब्रल कॉलम के बारे में आपने समझा। ठीक है, अब जो हमारा पार्ट बचा हुआ है वो बचा हुआ है हमें इन्हीं चीज़ों को, क्योंकि मैं ल्यूसेंट से आपको पढ़ा रहा हूँ, तो हमें टिश्यू, ब्लड और डाइजेशन, इन तीन चीज़ को भी हम एक बार और देखेंगे, ताकि हमारे ये सारे पॉइंट जो हैं वो फिर से एक बार क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आपका काम ये है कि आप तब तक इस लेक्चर को अच्छी तरीके से समझिए, ये आपके बहुत ही काम आएगा ये लेक्चर। और इसके बाद जब आप तैयार होते हैं तो मैं अगले सेक्शन में लूसेंट से इन चीज़ों को कवर करने की कोशिश करता हूँ, जो हमने अभी पढ़ा। कौन से? पार्ट 5 में और पार्ट 6 में। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप लिखे हुए वर्ड से नहीं समझ सकते, उसके लिए आपको प्रत्यक्ष उदाहरण या कोई डायग्राम बना रहे जिसके अनुसार आप वो चीज़ समझ सकें, वो ज़्यादा आपके लिए सही रहता है। तो मैंने इसीलिए जो पार्ट 5 कॉम्पिटिटिव बायोलॉजी का और पार्ट 6 जो लाया था, जो हम अभी किए पार्ट 6, ये दोनों लेक्चर आपके बस चीज़ों को स्ट्रॉन्ग रूप से समझने के लिए है। तो आप चाहें तो इन दोनों लेक्चर को अच्छी तरीके से देखकर अपने कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा क्लियर कर लें, नहीं तो पार्ट 7 में मैं वही अपनी लूसेंट की सीरीज़ को आगे चालू रखूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा हमें मालूम है कि 7 या 9 पार्ट तक हम लोगों की पूरी कॉम्पिटिटिव बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि अब हमारे पास जो पार्ट बचा हुआ है वो केवल ह्यूमन पार्ट बचा हुआ है, और ह्यूमन पार्ट के बारे में ही हमें अब चीज़ें देखनी है। ठीक है, तो आप लोग इस लेक्चर को तब तक तैयार करिए अच्छे से, और मैं जल्दी ही अगला लेक्चर लाऊंगा जिसमें हम इस चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।